हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज की जो क्लास है उसमें हम सैम्पल पेपर नंबर 10 करने वाले हैं, जो कि गॉड क्लासेस का जो सैम्पल पेपर है उसका 5th अनसॉल्व पेपर है। तो ये सैम्पल पेपर 10 हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने ये पहले करके रख लिया होगा। जस्ट आपको चेक करना है कि कितना आपने सही किया है, कितना आपने गलत किया। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में दिया हुआ है, यहाँ पर कहता है इंटीग्रेट x इंटू में log x। तो यहाँ पर दो फंक्शन हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन है। अगर मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन होते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर आपको बाय पार्ट्स लगा देना है, अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब बाय पार्ट आप लगाएंगे तो सबसे पहला जो यहाँ पर आपके पास फंक्शन बनेगा, अगर हम उसके हिसाब से चलें पैटर्न के हिसाब से, तो सबसे पहले लॉग फंक्शन आता है। लॉग को हम फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करेंगे और एक्स को हम सेकेंड फंक्शन ट्रीट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट्स हमें कैसे लिखना होता है, जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। प्रॉपर मेथड लिखना है आपको, खाली ये नहीं कि भाई आंसर कर देना, फार्मूला लिखना है, मेथड लिखना है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर यहाँ जो भी टर्म आएगी उसका फिर से एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखो log x का इंटीग्रेशन करेंगे हम x² माइनस log x का डेरिवेटिव करेंगे 1/x, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे x² dx। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो टर्म आ गई log x और x² माइनस, यहाँ से आप फिर इसको इंटीग्रेट करो, x को इंटीग्रेट करेंगे तो x² आएगा। एक 2 ऑलरेडी यहाँ पर नीचे है तो ये बन जाएगा x² + c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन निकालना है निकालो, नहीं निकालना है मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया, कहता वीकली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x पेयर ऑफ टेनिस शूज इज गिवन बाय मार्जिनल कॉस्ट इज दिस। मार्जिनल कॉस्ट आपको दी हुई है और आपको कॉस्ट कह रहा है कि Cx इज द कॉस्ट इन द रुपीज़। Cx पहले आपको फाइंड करनी है। इफ़ द कॉस्ट आर ₹2000 पर डे डिस्कवर द कॉस्ट फंक्शन। अगर हर एक दिन की जो कॉस्ट हमें पड़ रही है 2000 रुपीज़ पड़ रही है तो हमें कॉस्ट फंक्शन बताना है क्या आएगा। तो कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है उसको इंटीग्रेट करना है। अब मार्जिनल कॉस्ट हमें कितनी दी है, 17 प्लस में 200/x+1। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 17x प्लस में 200 log x+1 प्लस में c। ये बन गया आपके पास मार्जिनल कॉस्ट। अब आगे हम c की वैल्यू निकालेंगे। अब c की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसने बोला है कि भाई हमारी जो कॉस्ट है ना, एक दिन की हमें 2000 रुपये पड़ रही है। अब जो ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये फंक्शन क्या है, ये वीकली मार्जिनल कॉस्ट है। अब वीकली मार्जिनल कॉस्ट है तो इसका मतलब जब आप c को 0 लेंगे, x को 0 लेंगे, मतलब हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो वीक के अंदर हमें फिक्स कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी, वो तो हमें देनी पड़ेगी ना। कितनी देनी पड़ेगी, 2000 रुपये हर एक दिन के हिसाब से। और वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं भाई वीक में। तो आपके पास जो कॉस्ट आपको पड़नी है वो कितनी आ जाएगी, 2000 इंटू में 7, यानी 14000 की आपको कॉस्ट पड़ने वाली है वीकली। तो यहाँ पर Cx की जगह आप रखोगे 14000। अगर ये फंक्शन आपको डेली के लिए दिया होता तो 2000 ही रखते, लेकिन क्योंकि वीकली दे रखा है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पर ये 0 हो गया और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 200 log 0 + 1 मतलब 1 आ गया। और log 1 की जो वैल्यू होती है ये भी 0 होती है, तो ये भी 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया। c की वैल्यू आ गई 14000, तो c आपको मिल गया 14000। तो इसका मतलब जो कॉस्ट फंक्शन है ये हमारा क्या बन गया, कॉस्ट फंक्शन आ गया आपका 17x प्लस में 200 log x+1, और c की जगह हम पुट कर देंगे 14000। तो ये हमारे पास एक फाइनल फंक्शन आ गया 17x प्लस में 200 log x+1 प्लस 14000। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कहता है व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹500, यानी जो परपेचुटी है वो तो 500 है, यानी r की वैल्यू आपको दे दी 500। पेबल एट द एंड मतलब टाइप 1 परपेचुटी हो गई, एवरी 6 मंथ भी ₹10,000, 1 लाख। तो परपेचुटी आपको दे रही और टोटल आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 1 लाख। और इंटरेस्ट जो आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर
बाय एवरी 6 मंथ हो रही है, यानी साल में 2 बार हो रही है, तो आई जो भी आप निकालोगे उसको 2 से कर देंगे हम डिवाइड, ठीक है, x/2% यानी x अपॉन में 200। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड करोगे इसकी, p का जो फार्मूला है, क्योंकि टाइप 1 परपेचुटी है तो फार्मूला रहेगा हमारे पास r अपॉन आई। p की वैल्यू आ गई 1 लाख, r आ गया हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय x/200, यहाँ ऊपर ले लो, 2 0 ये कैंसिल, 2 0 हमारी ये कैंसिल, 5 2 जा 10, 10 से ये कैंसिल, तो x आ गया हमारे पास 1%, यानी जो इसमें इंटरेस्ट लगने वाला है वो 1% का इंटरेस्ट है। बुक के अंदर शायद ये यहाँ पर ये 1 लाख की जगह है, वहाँ पर 10,000 लिखा हुआ सैम्पल पेपर में शायद, तो अगर 10,000 से आप करोगे तो ये 10% बन जाएगा, अगर हम 1 लाख से करेंगे तो 1% बन जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है फर्म एंटिसिपेट एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹5 लाख फॉर द प्लांट मॉडर्नाइजेशन एंड द एंड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है? 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। अब से 10 साल बाद मतलब हाउ मच शुड द कंपनी डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इनटू ए सिंकिंग फंड अर्निंग इंटरेस्ट 5% पर एनम। तो एक आपको सिंकिंग फंड डेवलप करना है प्लांट की मॉडर्नाइजेशन के लिए, तो उसके लिए हमारे पास जो अमाउंट है सिंकिंग फंड का वो तो है गया 5 लाख, ए आपके पास आ गया 5 लाख, और टाइम आपको दे दिया 10 साल, क्योंकि इंटरेस्ट एनुअली काउंट हो रहा है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, और इंटरेस्ट आपको 5% दे रखा है, 5% का मतलब हो गया 0.05। अब कितना पैसा कंपनी इन्वेस्ट करेगी हर महीने वो आपको निकालना है, हर साल थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ से जो सिंकिंग फंड का फार्मूला होता है वो फार्मूला आप लगाओ, 1 + i⁻n-1 डिवाइडेड बाय आई। तो अमाउंट हमारे पास सिंकिंग फंड के लिए है 5 लाख, आर आपको फाइंड करना है, 1 + i हो गया 0.05, पावर होगी इसकी हमारे पास 10-1 और डिवाइडेड बाय 0.05। 5 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 5 जा 25 हो जाएगा, और डेसिमल आपके पास 2 प्लेस के बाद बचेगा तो वो छोड़ दो 0। यहाँ पर आ गया हमारे पास r, 1.05 की पावर 10 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.629 - 1, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो r की वैल्यू आएगी हमारे पास 25,000 डिवाइडेड बाय 0.629। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारे पास आ रहा है 39745, 39745 पॉइंट में भी आ रहा है, 2 डेसिमल प्लेस तक आप पॉइंट में लिख दो, 0.63। इतनी यहाँ पर कंपनी हर साल पेमेंट करेगी ताकि उसके पास 5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आपको बतानी है। एन्युटी मतलब आर आपको यहाँ पर दे दिया इसने 40,000, और आपको आई दे रखा है इसने 6%, और टाइम दे रखा है आपको 6% का मतलब हो गया आपके पास 0.06, और टाइम दे दिया आपको 5 साल। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का जब आप फार्मूला लगाओगे तो उसका जो फार्मूला होता है आपके पास क्या हो जाएगा, r × 1 - 1 + i⁻n डिवाइडेड बाय i। अब यहाँ पर r आपको दे रखा है 40,000, यहाँ पुट करो आप 40,000 इंटू में 1 - 1 + 0.06 ⁻⁻5 डिवाइडेड बाय आई की जगह हो गया यहाँ पर 0.06। अब यहाँ डेसिमल आप हटाओगे, डेसिमल हटा के 2 0 ऊपर हमारे पास आ जाएंगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 और 2 0 और आ गई, 6 0 आ गई डिवाइडेड बाय 6, 1 - 1.06 बनेगा, उसकी पावर -5 की वैल्यू है 0.7473। अब यहाँ से इसमें से माइनस करोगे आप तो ये बन गया आपके पास 1 2 3 4 5 6, इसको माइनस करेंगे 10 - 3 7, 9 - 7 2, 9 - 4 5, 9 - 7 2 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको सॉल्व करके हम लिख देंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारा आ रहा है 168,466, 168,466.67, राउंड ऑफ करके ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो अगर आप 40,000 रुपये एन्युटी जमा करते हो तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इसमें, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि आपके सैम्पल पेपर की बुक में अलग हो सकता है, क्योंकि ये मैंने बाद में चेंज किया था।
तो ध्यान रखना अगर अलग है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे अब जाते हैं। तो 4 में कहता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन x इज फॉर्म्ड फॉर ए पॉपुलेशन मीन विद मीन वेट इक्वल्स टू दिस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिस। ये कह रहा है कि एक हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो सैम्पल मीन है वो कहाँ से बन रहा है कि हमारे पास एक सैम्पल है, उसका मीन इतना दिया हुआ है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना दिया हुआ है। एक पॉपुलेशन का आपको ये दो चीज़ दे रखी है, वहाँ से हमने एक सैम्पल लिया है। अब ये कहता है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब जो आपने वहाँ से सैंपल लिया है उस सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताना है। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकता है या स्टैंडर्ड एरर पूछ सकता है यहाँ पर। अगर आपने सैंपल साइज लिया हुआ है 25, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मतलब यहाँ पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज़ हो रही है। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो सैंपल मीन होता है ये पॉपुलेशन मीन के बराबर ही होता है। तो पॉपुलेशन मीन आपका 100, तो आंसर आ जाएगा 100। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल इस तरह से डिनोट करते हैं, फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास कितना है 8 और √n यानी √25, तो इसको आप सॉल्व करोगे 8/5, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.6। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ जाएगा 1.6 और मीन आ जाएगा आपके पास 100। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेट 5 ईयर ट्रेंड वैल्यू यूजिंग 5 ईयर मूविंग एवरेज। 5 साल की मूविंग एवरेज के हिसाब से करना है। ये डाटा आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ये हमने बना लेना है इस तरह वर्टिकल कॉलम में। अब यहाँ से 5-5 साल का आपको टोटल निकालना है। अब 5 साल का टोटल निकालोगे तो यहाँ पर जो पहले 5 टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, बस लास्ट वाली हमें छोड़नी है, बाकी को 5 का टोटल करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इन सब का टोटल आप करोगे, टोटल आपके पास बन जाएगा 25.4। अब उसको लिखना कहाँ पर है, ये हमने 5 डाटा लिए हैं, ठीक है। इसका जो सेंट्रल वाली वैल्यू है वो ये है, तो इसके सामने लिखना आपको 25.4। अब अगली बार में आप इसको छोड़ देंगे, 3.6 को छोड़ देंगे, 5.4 को लेंगे, तो इसका टोटल आपका बन रहा है 27.2। अब क्योंकि 5 साल की मूविंग एवरेज है तो 5 से आपको इसको डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 + 1 5। डेसिमल यहाँ पर एक प्लेस के बाद लगा हुआ है, अब आपको 2 प्लेस के बाद लगा देना है। ये शॉर्टकट ट्रिक है अगर 5 से आपको डिवाइड करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 + 1 5। ये बन जाएगा आपके पास 5.08 एंड 5.44। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ग्राफ आपको दिया हुआ है, शेडिड पोर्शन आपको दिया हुआ है, कॉर्नर पॉइंट हम बना लेंगे। यहाँ से कॉर्नर पॉइंट बनाकर आपसे पूछा गया है यहाँ पर फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो कॉर्नर पॉइंट आपके पास ऑलरेडी हैं, आपको कुछ बनाना तो है नहीं इसमें। कॉर्नर पॉइंट आपके पास एक तो ये है 060, 1050, 060, 1050 और उसके बाद जो कॉर्नर पॉइंट है वो है 20। Z हमारे पास यहाँ पर है 250x + 75y। अब बारी बारी से तीनों वैल्यूज़ हम वहाँ पर पुट करेंगे। जब आप 60 को यहाँ पर पुट करोगे और इसे मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4500। 10 और 50 को बारी बारी से यहाँ पर x y की जगह पुट करके सॉल्व कर दोगे, ये आ जाएगा 6250। और 20 को अगर यहाँ पर आप पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5000। तो मैक्सिमम यहाँ पर है आपकी वैल्यू, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी होगा वो यहीं से आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अभी 7th क्वेश्चन के अंदर यहाँ करता है यूजिंग द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट द ट्रेंड बाय यूजिंग द 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज। अब यहाँ क्वार्टरली मूविंग एवरेज पूछी है, स्पेस थोड़ा कम था तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक पिक इसकी डाल दी है। बस आपको समझ लेना करना क्या है। एक तो सबसे पहली चीज़ इसको लिखना कैसे है। लिखने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप 2010 को पिक करो और उसका Q1, Q2, Q3, Q4 की वैल्यू आप लिखो। Q1, Q2, Q3, Q4। उसके बाद फिर 2011 स्टार्ट हो जाएगा हमारा, फिर उसका Q1, Q2, Q3, Q4, फिर 2012 स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसका Q1, Q2, Q3, Q4। इस तरह से आपको लिखना है। जब आप लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर डाटा इवन नंबर में है, तो ये ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पर स्पेस छोड़ के आपको लिखना है। जब भी इवन नंबर में आपको ट्रेंड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, स्पेस छोड़ के लिखना हमेशा, नहीं तो आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो अब यहाँ पर क्या करना है, 4-4 साल का टोटल करना है।
इन 4 सालों का टोटल करा हमने, ये आ गया हमारे पास, फिर अगले 4, फिर अगले 4, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे कराए हुए हैं। बस 4 का टोटल करके आपको लिखते जाना है। अगले स्टेप में 4 से आपको डिवाइड करके वैल्यूज़ लिखनी है सारी। 4 से डिवाइड करके आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। क्योंकि इवन नंबर ऑफ डाटा आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको सेंट्रल मूविंग एवरेज भी निकालनी पड़ेगी। अब सेंट्रल मूविंग एवरेज निकालने के लिए आपको जो यहाँ पर कॉलम आया है इसमें 2 को आपको प्लस करना है। इनको प्लस करके आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। जो इन दोनों के बीच में जो गैप मिलेगा ना वहाँ पर लिखना है। इसलिए गैपिंग सही से करना है, यहाँ पर गैपिंग गलत मत कर देना। आपको गैप करके ही लिखना है। शीट आपको अच्छी तरह मिलेगी, सीबीएसई खूब आपको थोक में शीट देगी जितनी आपको लेनी है, तो शीट की चिंता मत करना, ये भर जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे ऐसे ही अगली बार इसको छोड़ देंगे, फिर अगले 2 को, फिर इसको छोड़ेंगे, अगले 2 को, इस तरह से 2 का टोटल करना है। चाहे यहाँ पर 4 साल पूछा हो, 6 पूछा हो, कैसे भी पूछा हो, इस वाले कॉलम में आपको 2 का टोटल ही करना है और फिर अगले वाले कॉलम में 2 से डिवाइड करके आपको लिख देना है। तो ये आपके पास सेंट्रल मूविंग एवरेज आ जाएगी। अगर इवन नंबर ऑफ डाटा आएगा तो इस तरीके से आपको करना है। तो 8th क्वेश्चन में कहता है द डिमांड फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज P इक्वल्स टू दिस, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस फॉर P इक्वल्स टू दिस। P यहाँ पर आपको 40 दिया हुआ है, मतलब ये कह रहा है कि जो प्राइस है उसका वो 40 है। अब प्राइस अगर 40 है तो X कितना है पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। तो P की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे। तो P की जगह हमने वैल्यू पुट करी यहाँ पर 40 इक्वल्स टू, ये हो गया 80 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सारी टर्म्स को आप इकट्ठा करो, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40। अब इसके फैक्टर करना, फैक्टर करने में कोई मुश्किल तो है नहीं है वो आप लोगों को। तो फैक्टर करेंगे 8 और 5 आपके पास फैक्टर आ गए, x प्लस 8 एंड x माइनस 5। अब आप x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, x की वैल्यू आएगी -8। माइनस क्या पॉसिबल हो सकती है क्वांटिटी? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब x की वैल्यू जो आपने यहाँ पर निकाली है वो आपके पास बन गया x0 और P0 आपको दिया हुआ है 40। अब आपसे पूछा गया कंज्यूमर सरप्लस, तो कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला लगाओ 0 to x0 और डिमांड फंक्शन इसको इंटीग्रेट करना है। माइनस 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 क्या होता है x0 इंटू में P0, x0 इंटू में P0। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 आ चुकी है। सप्लाई फंक्शन हमें दिया हुआ है 80 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ गया है dx। उसके बाद कहता है माइनस x0, x0 कितना आया था हमारे पास 5 आया, P0 कितना आ गया 40 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बन गया आपके पास 80x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट पुट करेंगे 0 to 5, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपके पास 200। अब यहाँ बस आपको लिमिट अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है भाई बस, और यहाँ कुछ नहीं करना हमें। 5 8 जा 40, 400 हो गया। 5 को यहाँ पुट करोगे 25, 25 3 जा 75, तो 75/2। इधर पुट करोगे आ जाएगा 125/3। 0 पुट करोगे यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, सारा का सारा 0 ही आना है। और उसके बाद आ गया -200। 400 में से देखो 200 माइनस कर लो पहले, तो आपके पास 200 तो बच गया, 200 ये आ गया और -75/2 इधर है और -125/3 इधर है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका ले लिया आपने एलसीएम। अब यहाँ से 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1200 आ गया। 3 से इसको करते हैं, ये आ गया 225 और 2 से इसको करते हैं, ये आ गया 250। तो 1200 माइनस, दोनों माइनस माइनस हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। 5 और 2 7, 2 और 2 4 डिवाइडेड बाई 6। माइनस करोगे आ जाएगा 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 4 7। आंसर आ गया आपका 725/6। ये बन गया आपका कंज्यूमर सरप्लस। अब इसके साथ जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसी के ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास ये है। ऑप्शन में जब भी क्वेश्चन आएगा ना वाइजली चूज़ करना कि आपको कौन सा करना है, जल्दबाजी में नहीं। ये नहीं कि पहला आपने देखा अच्छी तरह आता है उसको करना स्टार्ट कर दिया, देखो कि दूसरा क्या दिया है, क्या पता दूसरा उससे भी आसान हो। तो फिर जो आसान आपको लगे फिर वो करना है, जिसमें 100% कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये तो मेरा ठीक ही जाएगा। द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए कंपनी इज गिवन बाय दिस वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फॉर ए पीरियड। डिस्कवर द टोटल रेवेन्यू फंक्शन Rx इफ एट x इक्वल्स टू 2 रेवेन्यू इज 240। ये कह रहा है रेवेन्यू अगर आपका 240 है तो कब है वो रेवेन्यू 240? जब आप 2 यूनिट सेल कर देते हो। लेकिन वो निकालने से पहले तो आपको रेवेन्यू फंक्शन निकालना पड़ेगा। और रेवेन्यू फंक्शन का जो फार्मूला होता है हमारे पास
ये निकालने के लिए आपको मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेट करना है। अब मार्जिनल रेवेन्यू आपके पास है 80 प्लस 2x 20x माइनस 3x स्क्वायर, और इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है। अब इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा 80x प्लस 20x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x क्यूब बाई 3 प्लस में c। अब यहाँ पर देखो, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो रेवेन्यू फंक्शन बन गया 80x प्लस में 10x स्क्वायर, काटने के बाद इधर से रह गया माइनस x क्यूब प्लस में c। अब रेवेन्यू फंक्शन निकालना हो या कॉस्ट फंक्शन निकालना हो, ऐसे क्वेश्चन में आपको इस c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। खाली ऐसे मत छोड़ देना रेवेन्यू आ गया भैया खुश हो गए तुम, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको इस c की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ दिया होगा। अगर रेवेन्यू वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो भी आपको निकालनी पड़ेगी। फिर निकालोगे कैसे भाई, x को 0 रखो तो रेवेन्यू भी 0, आप कुछ बेच नहीं रहे हो तो कुछ कमा भी नहीं रहे हो, तो इसलिए उस केस में x 0 रखना है, रेवेन्यू 0 रखना है, अगर रेवेन्यू वाले में कुछ भी नहीं दिया तो। लेकिन यहाँ पर हमें दिया है कि हम 2 आइटम बेच रहे हैं तो 240 रुपये कमा रहे हैं, तो ठीक है भाई, एट x इक्वल्स टू 2 रेवेन्यू शुड बी 240। तो यहाँ पर आपने रेवेन्यू की जगह 240 पुट करना है। इधर आ गया पास 80 इंटू में 2 प्लस 10 इंटू में 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब प्लस c। अब देखिए यहाँ पर हो गया आपके पास 240 इक्वल्स टू 80 टू जा 160 प्लस 4 आ जाएगा 4 10 जा 40 माइनस 8 प्लस में c। 160 प्लस में 40, ये तो हो गया आपके पास 200 को इधर लाके माइनस करोगे 40 और इधर आके प्लस हो जाएगा 8 यानी 48। तो c की वैल्यू आपको मिलेगी 48। इस 48 को आप यहाँ पर पुट करो और अपना फाइनल आंसर करो रेवेन्यू का 80x प्लस 10x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस 48, ये बन गया आपका आंसर। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पर कहता है एक्सपेरिमेंट शो दैट रेडियम डिसइंटीग्रेट एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडियम प्रेजेंट एट द मोमेंट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की केस स्टडी टाइप है। तो नॉर्मली हमने 4 नंबर में देखी है, मैंने यहाँ पर 3 नंबर में डाल के थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया है। भैया कुछ नहीं पता सीबीएसई का किस क्वेश्चन को कहाँ पर डाल दे। हर तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहो कि भाई ऐसे भी हो सकता है। कहीं 3 नंबर में केस स्टडी देखो वहाँ फैल जाओ, या केस स्टडी तो 3 नंबर में थी नहीं भाई, आ सकती है, केस स्टडी नहीं है लेकिन एज ए क्वेश्चन तो आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। इंटीग्रल की जगह ये डाल दिया उसने 3 नंबर में, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहता है एक्सपेरिमेंट शो दैट द रेडियम डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडियम प्रेजेंट। जितना रेडियम वहाँ पर प्रेजेंट है उसी के रिस्पेक्ट में कम हो रहा है। तो यानी क्या हुआ कि भाई हमने मान लेंगे जो रेडियम प्रेजेंट है वो P है, किस टाइम पर, एट एनी टाइम भी। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है कि लेट P बी द रेडियम एट एनी टाइम T, एट एनी टाइम T। ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखने जरूर है, इस तरह की जो भी क्वेश्चन में से रिलेटेड होगी। अब उसके बाद कह रहा है कि रेडियम डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यानी dP बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियम प्रेजेंट। तो यहाँ से अल्फा को आप हटाओगे तो आ जाएगा माइनस टी, यहाँ आ जाएगा माइनस के पी। अब पी को इधर लाओ आप तो डी पी अपॉन में पी, और इधर आ जाएगा माइनस के डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके आपके पास आ जाएगा यहाँ पर लॉग पी, और इधर आ जाएगा माइनस के टी प्लस में सी। अब वैल्यू देखो यहाँ पर आपको ई में दे रखी है, तो आपको क्वेश्चन को ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ई में कन्वर्ट करना ही है तो आगे जाके क्यों करें, अभी से ही कर लेते हैं। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कहते हैं कि सर हम लॉग में कंफर्टेबल हैं। तो भाई कंफर्टेबल आप लोग ठीक हो, अपनी जगह हो, लेकिन अगर वैल्यू हमें ई में मिल गई तो हमें अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं निकलोगे तो फिर फंस जाओगे। तो इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जो ई की उसमें पावर में करते आ रहे हैं ऑलरेडी उनको ठीक है, जो लॉग में ज़्यादा कंफर्टेबल है वो यहीं से चेंज कर लो, यहीं से अपना जो स्टेशन है ना वो चेंज कर लो, ताकि आगे जाकर आपको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। कैसे चेंज करना है, यहाँ से लॉग को हटाओ, इधर ले जाओ। अब लॉग को हटाओगे आप, इधर लेके जाओगे तो क्या करोगे, ई की पावर में आ जाएगा माइनस के टी प्लस में सी। जो भी कुछ है यहाँ पावर में लिख दो उठा के बस। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके इसको स्प्लिट कर दो, ई की पावर माइनस के टी इंटू में ई की पावर सी। अब ये ई और सी दोनों है कांस्टेंट, तो उन दोनों को किसी एक कांस्टेंट से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर लैम्डा,
कुछ भी ले सकते हो आप, अपना नाम मत लिख देना बस, ठीक है। तो P आ गया आपके पास लैम्डा इंटू में e की पावर माइनस के टी। अब इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए जैसे हम लॉग में स्टार्ट कर देते हैं कि भाई t अगर 0 है तो इन स्टार्टिंग में कितनी क्वांटिटी है, दे रखी है कि नहीं दे रखी, नहीं दे रखी है। उसने कहा कि भाई इसकी हाफ लाइफ हो जाएगी 1590 ईयर्स में, तो स्टार्टिंग में कितनी क्वांटिटी नहीं दे रखी, तो हम स्टार्ट लेकिन वैसे ही करना है कि भाई t अगर 0 है तो इसकी क्वांटिटी हम मान लेंगे P0 है। अब इस क्वांटिटी को आप पुट कर दो, यहाँ पर P की जगह पर P0 पुट करो और इधर बन गया आपके पास लैम्डा इंटू में e की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर पुट करोगे t 0 सारा 0 हो जाएगा और आपके पास जो इसकी वैल्यू है लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी P0। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो तो आपके पास जो इक्वेशन है वो ये बन गई P इक्वल्स टू में P0 e रेस टू पावर माइनस के टी। अब ये के टी है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए k की वैल्यू, तो इसके लिए क्या करना है, अब आपको कहता है कि भाई इसकी आधी लाइफ हो जाती है 1590 ईयर्स में। इतने सालों के अंदर रेडियम घट घट के आधा रह जाता है। तो यहाँ पर P की जगह हमने पुट कर दिया कितना, T अगर हो गया आपके पास 1590, तो उस केस में रेडियम की जो क्वांटिटी है वो रह गई कितना, आधी रह गई। आधी रहेगी तो मतलब P0/2, तो यहाँ पर लिख दिया हमने P0/2। अब इस P की जगह आप P0/2 पुट कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास P0 और e की पावर माइनस 1590 इंटू में k। t की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी है, वहाँ पर पुट करने में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ P0 से P0 गया कट, तो यहाँ से रह गया आपके पास, इधर से रह गया 1/2, इधर से आ गया e की पावर माइनस 1590 इंटू में k। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई ना आपको, उस वैल्यू के हिसाब से हम चलेंगे तो ये देखो माइनस log 2 अपॉन में 1590 ये पैटर्न में हमें चाहिए। तो इस पैटर्न में आपको कैसे बनेगा, इस e को ना वापस आप इधर ले आओ, e को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा log 1/2 इक्वल्स टू माइनस 1590 अपॉन में k। अब यहाँ से जो ये log 2 है, अगर इस log 2 को मैं ऊपर की तरफ लिखता हूँ, मतलब log 1/2 को अगर मैं log 2 लिख दूँ तो ये बन जाएगा माइनस log 2। और यहाँ से जो 1590 है आप इसको इसके नीचे लेके आओ तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस k की। तो माइनस k की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और इसी पैटर्न में आ गई है, मतलब हम सही जा रहे हैं। हम सही जा रहे हैं तो आगे हम वैल्यू इसकी पुट कर सकते हैं। अब वैल्यू कहाँ पुट करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। अब यहाँ पर आप पुट करोगे तो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या बन गया, p इक्वल्स टू P0 e की पावर माइनस के टी। के की जगह क्या रखना है आपको, ये रखना है माइनस के की जगह। तो ये बन गया आपके पास माइनस log 2 अपॉन में 1590 इंटू में t। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट परसेंटेज विल डिसअपीयर इन 1 ईयर। एक साल के अंदर ये रेडियम घट के कितना रह जाएगा, परसेंटेज में बताना है। लेकिन पहले हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि घट के वो रह कितना गया। तो अगर टाइम हमारा 1 ईयर है, टाइम हमारा 1 ईयर है, तो यहाँ पर टाइम की जगह पुट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा P0 e की पावर माइनस log 2 अपॉन में 1590 इंटू में 1। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, वही का वही रहेगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.9996, तो ये बन गया P0 इंटू में 0.9996, यानी P की जो क्वांटिटी है वो घट के इतनी हो गई है इनिशियल क्वांटिटी के हिसाब से। अब हमें बताना है कि कितना परसेंट वो घटी है, कितना परसेंट घटी है। ये निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि भाई कितना वो घटा है एक्चुअल में इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। तो रेडियम डिसइंटीग्रेट, तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, ओरिजिनल क्वांटिटी थी हमारी P0, घटने के बाद ये रह गई है तो 0.996 और इनटू में P0, तो माइनस करोगे आप इसे 10 - 6 4, यहाँ पर आ जाएगा 0.000। घटने के बाद आपके पास जो रेडियम है वो इतना रह गया 0.0004, यानी स्टार्टिंग में P0 था, एक साल बाद इतना हो गया। तो अब इसको इन टर्म ऑफ परसेंटेज आपको बताना है। तो परसेंटेज में बताने के लिए क्या करते हैं, जितनी क्वांटिटी घटी आपकी वो तो आ जाएगा ऊपर, और जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो आ जाएगा नीचे, इनटू में कर देंगे 100। P0 से P0 कैंसिल, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 0.04%। तो इतना परसेंट रेडियम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया कितने सालों के अंदर, एक साल के अंदर। डेसिमल इधर जाएगा 0.04।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना, क्वेश्चन आ गया हमारे पास ये। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर अब क्या दिया हुआ है, यह कहता है कि भाई एक लाइट बल्ब मैन्युफैक्चरर गारंटी दैट मीन लाइफ ऑफ हेलोजन बल्ब इज 750 आवर्स। एक लाइट बल्ब मैन्युफैक्चरर है, वो गारंटी दे रहा है, ठोक बजा के गारंटी कह रहा है कि भाई जो मेरा बल्ब है ना, उसकी हेलोजन लाइफ जो है वो 750 आवर्स है। यू फील दैट द क्लेम इज फॉल्स। आपको लगता है यार एम पका रहा है, ये गलत बोल रहा है भैया, अपने प्रोडक्ट की बस अपने सच्चाई में अपने प्रोडक्ट की ना डींगे मार रहा है, आपको ऐसा लगता है। तो इफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 36 बल्ब इज टेकन एंड डिटरमाइंड टू हैव ए मीन लाइफ ऑफ 745 आवर्स विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 60 आवर्स। आपने क्या किया भाई, 36 बल्ब का सैंपल लिया। अब उन 36 बल्ब का सैंपल से आपने उसका जो डाटा है, जो भी कलेक्ट करा, डाटा कलेक्ट करके आपने बताया कि भाई मीन लाइफ इसकी 740 आवर्स है, 745 आवर्स है और स्टैंडर्ड डेविएशन 60 आवर्स है। तो विद सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 कैन यू रिजेक्ट द मैन्युफैक्चरर क्लेम। तो क्या आप उसकी मैन्युफैक्चरर की क्लेम को रिजेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? क्या उसकी बातों को आप कह सकते हो कि हाँ भाई आप गलत बोल रहे हो? कह सकते हो, नहीं कह सकते हो? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टी टेस्ट निकालना है यार। टी टेस्ट निकाल के आप बड़े आराम से कह सकते हो कि भैया आप गलत हो या आप सही हो, जो भी है हम पता लगा लेंगे। हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई हमने कहा कि उसने कहा कि भाई हमारे पास हमारा बल्ब है जो वो इतना चलता है, तो उसने क्या करा, जो नल हाइपोथेसिस है उसमें इसने क्लेम कर रहा कि मेरा बल्ब इतना चलता है। हम कहते हैं नहीं भाई, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो सकता है, ठीक है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, कम भी चल सकता है, ज़्यादा भी चल सकता है। वो तो भाई एग्जैक्ट कह रहा है कि भाई इतना चलता है। तो अब यहाँ पर उसी को हम क्रैक करना है कि भाई कितनी बात सही है, कितनी गलत है। अब जो सैंपल आपने लिया वो 36 बल्ब का सैंपल लिया। अब इसमें से आपने क्या करा, 740 आवर्स का आपने वो लिया मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने लिया 60। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल को डिनोट करेंगे हम एस से। ये ले लिया हमने 60, ठीक है। सिग्निफिकेंस लेवल की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि टी वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी है, बस इसी से आपको चेक करना है। आपने टी वैल्यू निकाली, टी वैल्यू का भाई 0 डिवाइडेड बाय एस बाय √n, ठीक है। n आपका जो है यहाँ पर 30 से ज़्यादा है, मतलब उसको हम यहाँ पर लेंगे √n। अब यहाँ पर आपके पास जो सैंपल मीन है वो आ गया 745, म्यू नोट आ गया आपका कितना 750, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 60 और यहाँ पर है √36। इसमें से इसको माइनस करो, -5 अपॉन में 60 और √36 आ जाएगा 6, इससे कैंसिल करा, ये आ गया आपके पास -0.5। अब इसकी जो वैल्यू है वो आप काउंट करो टी अल्फ़ा से। टी अल्फ़ा क्या कह रहा है, टी अल्फ़ा तो कह रहा है मैं 2.032 हूँ, हमारा टी निकल रहा है -0.5। तो इसका जो मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ -0.5, ये हमारे पास इससे छोटा है। इससे छोटे होने का मतलब है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट कर लिया हमने। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि हमने बोल दिया भैया आप ठीक कह रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी बात हमने मान ली कि आप जो दावा कर रहे हो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें आप ये लास्ट में जो कंक्लूजन आप दे सकते हो, मैन्युफैक्चरर क्लेम इज़ राइट, ऐसे आप लिख सकते हो, मैन्युफैक्चरर क्लेम इज राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है, कहते हैं डीलर विशेस टू परचेज ए नंबर ऑफ फैंस एंड सेविंग मशीन, ही हैज़ ओनली ₹5,760 रुपीज़। एक डीलर को फ़ैन और जो सिलाई वाली मशीन है ना वो परचेज करनी है, उसके पास पैसा कितना है, 5,760 रुपीज़ है। एंड हैज़ ए स्पेस ऑफ एट मोस्ट 20 आइटम, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास जो स्पेस है ना उसमें वो 20 आइटम तो रख सकता है, इससे ज़्यादा रखने का उसके पास कोई जुगाड़ है नहीं। तो वो क्या करता है, जो फ़ैन उसको कॉस्ट पड़ रहा है 360 का, मशीन पड़ रही है उसको 240 की, तो वो क्या करता है, और प्रॉफिट वो चाहता है कि भाई फ़ैन पर उसको प्रॉफिट मिल रहा है 22 रुपये का और मशीन पर प्रॉफिट मिल रहा है 18 रुपये का। तो हाउ शुड ही इन्वेस्ट द मनी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज ए प्रॉफिट। तो वो कितना कितना उसमें इन्वेस्ट करे दोनों चीज़ों में, ताकि उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। हम मान लेते हैं कि भाई जो उसने मशीन खरीद रहा है वो X खरीद रहा है, फ़ैन खरीद रहा है जो X खरीद रहा है, मशीन खरीद रहा है वो Y खरीद रहा है। यह हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ
लेट नंबर ऑफ नंबर में n आएगा भाई, h थोड़ी ना आएगा। तो लेट नंबर ऑफ फैंस एंड क्या बोलते हैं इसे, सेविंग मशीन। सेविंग तो यार वो दाढ़ी वाला भी हो जाता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, तुम देख लेना क्या बोलते हैं, ठीक है। फैंस इन सेविंग मशीन भी x एंड y। अब उसने कहा कि भैया जो उसके पास पैसा है कितना है, 5760 रुपीज़ है बस, इससे ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। तो यानी वो जो मशीन खरीद रहा है, वो फ़ैन जो खरीद रहा है, वो एक फ़ैन पड़ रहा है उसको 360 का, तो वो फ़ैन खरीद रहा है कितने x, तो ये कितनी बन गया उसके बाद 360x, प्लस जो वो मशीन खरीद रहा है वो कितने की खरीद रहा है, वो खरीद रहा है 240 की। तो एक मशीन 240 की, तो y मशीन होगी 240 की, 240y की, और टोटल मिलाकर जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेगा 5760 से ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ज़्यादा करेगा तो उधारी लेनी पड़ेगी, और उधारी बहुत खतरनाक होती है, ठीक। तो ये आपके पास बन गई फर्स्ट। अब उसके बाद वो कह रहा है कि भाई जो स्पेस है ना उसके पास, वो 20 ही आइटम रख सकता है। उधार ले भी लिया तो करेगा क्या, स्पेस ही नहीं है। स्पेस में 20 आइटम रख सकता है। x + y <= 20, ये दूसरा कंस्ट्रेंट बन गया। x और y तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा, तो ये तो आपको बनाना ही बनाना है। अब उसके बाद कहता है कि जो प्रॉफिट फंक्शन है, वो प्रॉफिट फैन पर तो 22 का हो रहा है, मशीन पर 18 का हो रहा है, तो z कब का क्या बन गया, 22x एंड 18y। मज़ा आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल आ सकता है भाई, बिल्कुल आ सकता है। ग्राफ बना दो। अब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको पॉइंट भी लेने पड़ेंगे। x की वैल्यू देखो, अगर हम 0, यहाँ से ऐसा करो, देखो 0, ये 0 और ये 0 तो आपकी कॉमन निकल ही गई, उसके अलावा ये और भी कॉमन निकल जाएगा। इक्वेशन को फाइनल करने से पहले हम इसको थोड़ा सा और ज़रा लुक दे देते हैं। 12 से ये भी कॉमन निकल जाएगा, 12 से ये भी निकल जाएगा, ठीक है। 0 तो हमने पहले निकाल दिया, बाकी उसके अलावा 12 से डिवाइड करते जा रहे हैं। और यहाँ पर देखो ये 12 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 12 4 जा 48 हो गया। अब 57 में से 48 माइनस करोगे 9 बचेगा, और 12 8 जा 96। तो ये इक्वेशन फर्स्ट कर लो, इसको मत करो, ठीक है। कॉमन जहाँ निकल जाए निकालो, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी आसान होने वाली है उससे। चलिए जी, अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं x को 0, तो y की वैल्यू देखो निकल गई फटाफट 24, y की वैल्यू आ गई 24, तो x की वैल्यू क्या आएगी, हमने यहाँ पर y को पुट करा, x की वैल्यू आ जाएगी 16। लाइन आ गई आपके पास सीधी एक। दूसरी लाइन आप खींचोगे तो x की वैल्यू 0, y 20 आएगा, y की वैल्यू 0, x 20 आएगा। तो दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर 20 और 20, 0 20 और 20 20 0। दोनों में यहाँ पर देखो लेस का साइन है, यहाँ पर लेस का साइन है, यहाँ भी लेस का साइन है। तो जो शेडेड पोर्शन है वो आपका हो जाएगा ओरिजिन की तरफ, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं इससे शेड। तो इसमें ये कॉर्नर पॉइंट आएगा, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये है, ये तीनों कॉर्नर पॉइंट तो अवेलेबल है। इसके लिए इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये जो इक्वेशन आपको दोनों दे रखी है, इसको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8 और 12। कॉर्नर पॉइंट आ गए सारे आपके पास। अब कॉर्नर पॉइंट की हेल्प से आप यहाँ पर z की उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। कॉर्नर पॉइंट z आपका हमारा बना था कितना, 22x + 18y। कॉर्नर पॉइंट एक तो 0 20 है, दूसरा 8 12 हो गया, तीसरा 16 0 हो गया, और लास्ट में 0 0 हो गया। तो 0 20 अगर आप पुट करेंगे, 0 20 यहाँ पर पुट करोगे, 18 2 जा 36, यहाँ पर 8 पुट करेंगे, यहाँ पर 12 पुट करेंगे, इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 392। 16 को यहाँ पुट करेंगे, 32 और 3 35, यानी 350। 20 0 20 20 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर 16 को पुट करेंगे, 16 दूनी 32 और 3 35, 352। और 0 0 पुट करोगे तो आएगा आपका 0। तो आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम जो आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 392 रुपीज़ का, अगर वो 8 फैन खरीद लेता है और 12 जो मशीन है वो खरीद लेता है, तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 12। उसमें कहता है कि 2008% बॉन्ड, एक
2000 रुपीज़ का बॉन्ड है जिस पर 8% का आपको डिविडेंड मिलता है। इस लैंग्वेज है उसको समझना कि क्या बोल रहा है। इज़ रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर एट ₹105। अब यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि 2000 रुपये का बॉन्ड आप 105 में रिडीम करोगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर फेस वैल्यू उसकी 100 रुपीज़ है, अगर फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है तो उस केस में जो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी उसकी वो बनेगी प्रेजेंट वैल्यू नहीं, रिडीमेबल प्राइस बनेगा उसका 105। ठीक है, रिडीमेबल प्राइस आ जाएगा 105। अब यहाँ पर यूनिटरी मेथड आप लगाओ। अगर फेस वैल्यू उसकी 1 रुपये है तो रिडीमेबल प्राइस कितना बनेगा उसका 105/100। और अगर फेस वैल्यू उसकी कितनी है, फेस वैल्यू है 2000 रुपीज़, तो रिडीमेबल प्राइस कितना बनेगा। तो इसको आपको लैंग्वेज में लिख के दिखा देना इस चीज़ को जो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 105/100 इंटू में 2000। तो ये कैंसिल हो गया, 2 5 × 10, 2 1 × 2, यानी 2100 रिडीमेबल प्राइस है अगर बॉन्ड हमारा 2000 रुपये का है। डिविडेंड उस पर 8% मिल रहा है, मतलब आर 8% है। कुछ एनुअली वैनुअली सेमी एनुअली तो कुछ नहीं है ना भाई, नहीं है, कुछ नहीं है। जो इफेक्टिव रेट है, यील्ड टू रेट है, वो आपके पास है 10% का। टाइम हमें दे रखा है 10 साल का। तो इसके हिसाब से आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालनी है, परचेज प्राइस निकालना है। परचेज प्राइस पूछ रहा है, फेयर प्राइस पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इन सब का मतलब क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड ही निकालनी है। इसका फार्मूला हो गया C। अब C1 - 1 + I रेज़ टू पावर -n डिवाइडेड बाय I प्लस में F × 1 + I रेज़ टू पावर -n। अब यहाँ पर जो C है, C क्या होता है, कूपन रेट। कूपन रेट आप पहले कूपन पेमेंट आप निकालोगे किस पर, इस पर R% के हिसाब से। फेस वैल्यू 2000 है और R% के हिसाब से यहाँ पर हम साइड में निकाल लेते हैं। ये आपको इससे पहले निकाल लेना है। कूपन पेमेंट आ गई 2000 का 8% निकाल लो, 160 रुपये की कूपन पेमेंट आ गई। तो 160 रुपये आपको यहाँ पर पुट करने हैं कूपन पेमेंट की जगह। 1 - 1 + I कितना है आपके पास, 10%, मतलब 0.1 रेज़ टू पावर n यानी -10 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस में F मतलब रिडीमेबल प्राइस। फेस वैल्यू नहीं है यहाँ पर, F का मतलब रिडीमेबल प्राइस। तो रिडीमेबल प्राइस कितना है, 2100 1 + 0.1 रेज़ टू पावर -10। अब यहाँ से पॉइंट को हटा के एक 0 इधर लगा दो तो ये बन जाएगा 1600। नीचे 1 रह गया, 1 को लिखो मत लिखो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। 1.01 इसको ऐड करोगे तो 1.1 आएगा। 1.1 की पावर -10 की वैल्यू ये है, तो ये पुट करोगे यहाँ पर 0.3855 प्लस 2100 और यहाँ भी ये पुट हो जाएगा 3855। पहले 1 में से इसको माइनस करेंगे, 10 - 5 416.0 प्लस यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। भाई ये 5 है, 0 मत कहना, कमेंट बॉक्स में कहीं कह दो सर 0 लिख दिया आपने। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 983.2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 809.55। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे, ऐड करके आपके पास जो वैल्यू आ रही है 1792.75। तो जो बॉन्ड 2000 का था, अभी इस सिचुएशन में ख़रीदोगे तो आपको इतने में मिल जाएगा। ठीक है, सस्ते में मिल रहा है भैया, ख़रीद लो। अब इसके ऑप्शन में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ भी आपको परचेज प्राइस ऑफ बॉन्ड ही पूछा गया, रिडीम एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स एट 110। वहाँ पर 105 था, यहाँ पर 110 है। एंड पेइंग एनुअल डिविडेंड एट 4%। डिविडेंड यहाँ पर चेंज हो गया, यील्ड रेट यहाँ पर 5% हो गया और यहाँ से आपको गिवन वैल्यू ये दे रखी है। तो सबसे पहले तो आप वो कूपन पेमेंट निकाल लो। आप पिछली बार कूपन पेमेंट निकालने में हम चूक गए थे पहले, तो कूपन पेमेंट 20,000 के हिसाब से निकलेगी और आर आपको दे रखा है 4%। तो ये आ गया आपके पास कूपन पेमेंट आपको 800 की मिल गई, डिविडेंड तो आपको इतना मिलेगा। अब यहाँ से बाकी चीज़ें आपके पास क्या क्या हैं, वही कि आपके पास जो फेस वैल्यू है वो जब 20,000 है तो आपके पास जो बॉन्ड है वो रिडीम हो रहा है 10 साल बाद 110 रुपये में।
तो रिडीमेबल प्राइस कितना निकलेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था वैसे ही आप स्टेटमेंट में लिख के कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 110 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में। आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आपको पता है कि ऐसे लिखना है डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं पता वो यूनिटरी मेथड को यूज़ करके फिर निकाल ले, लेकिन गलत ना निकालना भाई। 11 2 22, यानी 22,000 का आपका रिडीमेबल प्राइस बनता है बॉन्ड का। सेम जैसे पिछला क्वेश्चन गया था वैसे ही चलता रहेगा। ये आई आपको दे रखा है 5% का मतलब हो गया 0.05, ये आई हो गया। एन आपको ये दे रखा है 10 ईयर। प्रेजेंट वैल्यू वो बॉन्ड का फार्मूला लगा देते हैं फिर से हम। सी, फार्मूला ज़रूर लिखना है आपको, हर बार जब भी आप क्वेश्चन करोगे फार्मूला ज़रूर लिखना है। ये मत सोचना कि भाई बॉन्ड का क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है, मान लो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन वाला, कहीं आप कहोगे सर ऑप्शन में है ये, कहीं और भी क्वेश्चन हो सकता है बॉन्ड का, तो दोनों जगह आ रहा है तो दोनों जगह फार्मूला लिखना है। प्लस में एफ 1 प्लस में आई रेज टू पावर माइनस एन। देखिए कूपन पेमेंट की जगह हमारे पास आ गया 800, 1 माइनस 1 प्लस आई, आई कितना है 0.05 बन जाएगा, पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.05 प्लस में एफ रिडीमेबल प्राइस है 22,000, 1 प्लस 0.05 इसकी पावर होगी माइनस 10। इसका डेसिमल आप हटाओगे 2 जीरो ऊपर लगा दो, 80,000 हो गया डिवाइडेड बाय 5, 1 माइनस इसको ऐड करके पावर माइनस 10 लेंगे तो उसकी वैल्यू ये है। अब यहाँ वैल्यू आपको 8 डिजिट में दे रखी है भाई। पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन करा था ना, बच्चे कह रहे सर फ़ोन नंबर दे दिया ये तो आपने, तो भैया जो भी है, चाहे फ़ोन नंबर है चाहे पिन नंबर है, जो भी नंबर होगा ना वही यूज़ करना है, चाहे 4 डिजिट पिन हो, 6 डिजिट पिन हो या फ़ोन नंबर हो, मर्जी आपकी है। ये पुट कर दिया प्लस फिर यहाँ पर ये वैल्यू पुट करो 0.61391325। ठीक है जी, 1 में से इसको माइनस कर देते हैं, 5 से इसको काट लेते हैं, 16 5 80, 16,000। 1 में से माइनस करोगे 10 माइनस 5 5 7 6 8 0 6 8 3। गलती हो जाए तो देख लेना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इनका टोटल करना है। मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास 13505.8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 61776 प्लस 13505.8 और ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 19683 19683.4। ये बन गया आपका आंसर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे दिया भाई, ज़्यादा मत उड़। मिस्टर अग्रवाल वांट टू सेट अप ए सिंकिंग फंड टू हैव ₹4 लाख आफ्टर 10 ईयर फॉर हिज चिल्ड्रन एजुकेशन। अब मिस्टर अग्रवाल जो है ना वो बड़े चिंतित है बच्चे के एजुकेशन के लिए, भाई इतना पैसा लगने वाला है, तो वो पहले से ही प्री प्लानिंग करके रखते हैं कि भाई 4 लाख रुपए मेरे को 10 साल बाद चाहिए, तो उसके लिए सिंकिंग फंड सेट कर देते हैं। कि कितना अमाउंट सेट कर रहे हैं वो 4 लाख, तो अमाउंट आ गया 4 लाख। कितने साल के लिए सेट कर रहे हैं फंड को? 10 साल के लिए सेट कर रहे हैं, लेकिन सेमी एनुअली देखो यहाँ दिया हुआ है, तो इसको 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 20 पेमेंट वो करेंगे। इंटरेस्ट दे रहे हैं 5% का मिल रहा है उन्हें, 5 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.5%। 2.5 का मतलब हो गया 0.025। ठीक है, सब कुछ आ गया। बस आपको निकालना है कि हाउ मच अमाउंट शुड बी सेट असाइड, कितना अमाउंट वो साइड में रखें उस फंड के लिए, यानी आर आपको निकालना है। तो इसका जो फार्मूला था सिंकिंग फंड का, आर 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। ए की जगह आ गया 4 लाख, आर आपको फाइंड करना है 1 प्लस आई 0.025 रेज टू पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.025। 25 से 4 को मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया आपके पास 100। उसके बाद 3 डिजिट है, 3 जीरो छोड़ दो, 2 जीरो और लगा दो, ये 1.025 की पावर 20 बनेगा। इसकी वैल्यू है 1.6386
-1 माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.6386 और r की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे नीचे 0.6386। अब इसको डिवाइड करके आपके पास फंड आ जाएगा कि भाई कितना आपको साइड में रखना है 15,659 पॉइंट। डेसिमल में 2 प्लेस तक आंसर छोड़ दो अगर पूरा नहीं निकलता है तो, ठीक है। अप्रॉक्स वर्ड लगा दो आगे अगर पूरी वैल्यू नहीं निकल रही है तो, किसी भी क्वेश्चन में अगर पूरी वैल्यू नहीं निकल रही है 2 डेसिमल प्लेस तक एटलीस्ट लिखो, अप्रॉक्स लगा दो, ठीक है, मिल जाएंगे नंबर। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन आपके पास केस स्टडी आ गई। यहाँ पर ये केस स्टडी आ गई भाई किसकी, केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया। पीस इज़ द वेल दैट मस्ट, यार वो सब केस स्टडी में ना स्टार्टिंग की बातें टाइम मिले तो पढ़ लेना, ठीक है, बातें अच्छी लिखी होती हैं। अब आगे कहता था कोविड-19 वैक्सीनेशन टेकन बाय द पीपल इन ए विलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज। जो कोविड-19 में जो वैक्सीनेशन हो रही है वो किस रेशो में बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज। जितनी उस विलेज की पॉपुलेशन है उसी रेशो में वहाँ पर वैक्सीनेशन बढ़ रहा है। द नंबर ऑफ पीपल टुक वैक्सीनेटेड इन द फर्स्ट कैंप इज़ 20,000। जो लोग वहाँ पर पहले कैंप में वैक्सीनेट हो गए उनकी वैल्यू दे रखी है आपको 20,000 एंड द सेकेंड कैंप इज़ 25,000। दूसरे कैंप में लोग जो वैक्सीनेट हुए वो 25,000 हो गए। तो यहाँ पर अगर हम पी को पॉपुलेशन ले लेते हैं और टाइम को हम नंबर ऑफ कैंप लेंगे, यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ 1 साल 2 साल की बात नहीं है, यहाँ कैंप की बात है। तो जो टी होगा ना यहाँ पर नंबर ऑफ कैंप को रिप्रेजेंट करेगा। लेट पी बी द नंबर ऑफ population vaccinated at any camp T, ठीक है। किसी कैंप में जो भी कैंप नंबर होगा, पहला कैंप, दूसरा कैंप, तीसरा कैंप, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो dp/dt है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया p, जितनी पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि वैक्सीनेशन बढ़ रहा है तो इसको जब आप हटाओगे तो ये बनेगा आपके पास dp/dt इक्वल्स टू kp। बाकी का काम वैसे ही करना है आपको, dp/p k इंटू में dt, इंटीग्रेशन कर देंगे जी। ये सारे स्टेप तो अच्छी तरह याद हो गए होंगे आप लोगों को। log p आ गया kt प्लस में c। पिछला क्वेश्चन हमने एक्सपोनेंशियल से करा था, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल से नहीं करते क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है हमें, तो फिर हम लॉग से चलते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके देख लेंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब ये कहता है कि जब पहला कैंप लगा तो वैक्सीनेटेड पीपल हो गए 20,000, यानी अगर यहाँ पर हमने टी को लिया 1, पहला कैंप लगा तो पॉपुलेशन जो वैक्सीनेटेड हो गई वो होगी 20,000। तो यहाँ पर आपके पास पी की जगह रख देंगे हम log 20,000 के टी, तो के रह जाएगा प्लस में सी, एक इक्वेशन ये आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू तो निकलेगी नहीं अभी। आगे कहता है कि भाई टी अगर ले लिया हमने 2 तो पीपल वैक्सीनेटेड हो गए 25,000। तो इसको आप यहाँ पर पुट करोगे log 25,000 इक्वल्स टू 2k प्लस में सी। अभी आपके पास 2 इक्वेशन आ गए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से आप k और c की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पर हम लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पहली इक्वेशन है log 20,000 इक्वल्स टू k प्लस में c। दूसरी इक्वेशन है log 25,000 और यहाँ है 2k प्लस में c। साइन चेंज कर दो, ये c कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया आपके पास log 20,000 माइनस log 25,000। log की प्रॉपर्टी लगाकर आप इसको लिख सकते हो log 20,000 अपॉन में 25,000। यहाँ पर आ जाएगा माइनस के, तो ये कैंसिल करा आपने, ये आ जाएगा यहाँ से 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये बन गया आपके पास log 4/5 इक्वल्स टू माइनस के। अब इस के की वैल्यू निकालनी है, माइनस को यहाँ लाओगे, माइनस को यहाँ लाओगे तो log की जो वैल्यू है रेसिप्रोकल में चली जाएगी, तो k की वैल्यू बन जाएगी log 5/4।
ये लॉग आ गया आपके पास। अब c की वैल्यू निकालनी है तो इसको आप पुट कर दो यहाँ पर सेकंड में, तो ये आ गया log 20,000 इक्वल्स टू में k प्लस c, k की जगह आ गया log 5/4 प्लस में c। इसको आप इधर लाओगे, वही प्रॉपर्टी लगा दो फिर से माइनस वाली, तो log 20,000 डिवाइडेड बाय 5/4 जो आएगा उसको ऊपर ले जाके लिख लो। 5 से इसको काटोगे 4, 4 से एक आ जाएगा 16,000। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास log 16,000। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर k की वैल्यू भी आ गई है, c की वैल्यू भी आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहाँ पर डाल दो, तो ये आ जाएगा आपके पास log p इक्वल्स टू में kt। k की वैल्यू आई थी हमारे पास log 5/4 प्लस में c की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास log 16,000। अब ये कहता है आगे राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड टू द अबव, हमने बनाई ली है। उसका कहता है व्हाट विल बी द वैक्सीनेटेड काउंट इन द 5th कैंप। अगर 5वां कैंप लगता है तो कितने लोग वैक्सीनेटेड होंगे ये बताना है। यानी टी की वैल्यू अगर 5 है, टी यहाँ पर कहाँ रह गया हमारा, टी तो है ही नहीं यहाँ पर भाई, टी अच्छा के टी था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी इधर एक। ठीक है, तो अगर टी की वैल्यू 5 है तो ये आ जाएगा हमारे पास log p इक्वल्स टू में टी की जगह पुट कर देंगे 5 इंटू में log 5/4 प्लस log 16,000। तो यहाँ से देखो ये भी log में है, ये भी log में है, ये भी log में है, सारा कुछ log में है। तो यहाँ से बस ये 5 काम बिगाड़ रहा है, इस 5 को पावर में ले जाते हैं log वाली प्रॉपर्टी लगाकर, तो ये बन जाएगा हमारे पास log p और ये आ जाएगा log 5/4 इसकी पावर 5। इसको आप इधर लेके जाओ, सॉरी वहीं पर कर दो, ये भी log है, ये भी log है, दोनों को इकट्ठा कर दो। तो जब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब दोनों को कंपेयर करके log दोनों तरफ से ख़त्म कर दो। यहाँ से रह जाएगा p, यहाँ से आ जाएगा 5/4 की पावर 5 इंटू में 16,000। इतने लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। अगर आपको इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी हो तो सॉल्व कर लेना। 5/4 की पावर 5 काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। अगर मिल गई तो सॉल्व कर दो, नहीं मिली तो फिर आप अगर टाइम हो तो भाई कर देना पूरा। ठीक है, 5 की पावर 5 को अगर सॉल्व करेंगे हम, 25 हो गया, 625 को एक बार 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तब जाके आएगा। और 4 की पावर 5 मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ भी 4 4 4 4 4, यहाँ पर है 16,000। तो यहाँ पर देखो 4 से इसको कैंसिल करा हमने, फिर 4 से इसको कैंसिल करा, फिर 4 से इसको कैंसिल करा, फिर 2 से कैंसिल करा। तो 125 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 625, और 625 ऑलरेडी है, तो 625 यानी 625 का स्क्वायर करना है। अब 625 का स्क्वायर अगर करना है तो आप क्या करो, 62 को 63 से मल्टीप्लाई कर लो। किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 आता है, जैसे यहाँ पर 625 है, आपको इसका स्क्वायर करना, आप इसको छोड़ो अभी, 62 को 63 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 6, 3 6 18, और 6 से करोगे 6 2 12, 6 इज 36 प्लस 1 37, ये आ गया 6, 8 और 2 10, 7 8 9, और ये आ गया 3। अब जो ये 5 छोड़ा था ना हमने, इसका स्क्वायर 25 पीछे लिख लो, तो ये आ जाएगा 390,625 डिवाइडेड बाय 8। 8 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा कितना, 8 चौक 32, 9 में से 2 गए 7, 70 बन गया, 70 आ गया, तो 8 8 64। फिर आ गया आपके पास 6, 66 बन गया, फिर 8 8 64, 2 आ गया, 22 बन गया, 8 2 16, फिर 6 आ गया, ठीक है, फिर 65 बन गया, तो 8 8 64, फिर आपके पास बच गया 1, 8 1 8, 8 2 16, तो 48,828 पर्सन। अब पर्सन पॉइंट में आ रहे हैं तो पॉइंट में मत छोड़ना, पर्सन को अप्रोक्सीमेट कर देना।
तो यहाँ पर 125 आ रहा है तो इतना ही लिख देना। अगर यहाँ 98 कुछ आ रहा होता तो फिर एक नंबर बढ़ा के लिख देना। तो यहाँ पर आ गया 48,828 लोग। इतने लोग 5वें कैंप में वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, कोरोना से उनका बचाव हो जाएगा। आप लोगों ने भी आई थिंक वैक्सीनेशन लगवा ली होगी, जिसने नहीं लगवाई 7 के बाद ही लगवाना, अब कोई फ़ायदा नहीं है लगवाने का। तो आज की इस क्लास के साथ ही हमने जो सैम्पल पेपर की सीरीज़ थी, 5 सैम्पल पेपर मैंने आपको बोला था, पाँचों के पाँचों मैंने आपको करा दिए हैं और आई होप इनसे आपकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी होगी। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको पता लग गए होंगे किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करने चाहिए। और बाकी अब आपके एग्ज़ाम में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा एग्ज़ाम करके आना, सारे क्वेश्चन करके आना, 40 के 40 पूरे नंबर लेकर आना।